हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है नॉलेज चैट की सेशन में। आज हमारे साथ है सीए जयेश ज्ञानी, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लान स्टडीज फॉर सीए एग्जाम्स। इसके विषय में मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए अपील की थी, तो 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। उनमें से हमने कुछ गिने चुने सवाल लिए हैं जो सारे सवालों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम उन सवालों के जवाब जानेंगे सीए जयेश ज्ञानी जी से। तो जयेश ज्ञानी जी, हमारा आज का पहला आपको सवाल ये है कि जो सीए स्टूडेंट है उन्होंने अपना स्टडी प्लान कैसे करना चाहिए, जो भी एग्जाम लीव रहता है उसमें प्लान कैसा करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल केदार, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे कि मैं अपने इनसाइट शेयर कर पाऊँ रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीए फाइनल का। हाय गाइस, आई एम सीए जयेश केहानी। करंटली आई एम वर्किंग इन अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। मेरा सीए कंप्लीट हुआ था नवंबर 18 में एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक from new course of ICI CA final syllabus. So particularly केदार का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अपनी स्टडीज को प्लान कैसे करना है। सो वी ऑल नो दैट आर्टिकलशिप हमने की है एंड बेसिक जो भी सब्जेक्ट्स का एक नॉलेज है, एक होलिस्टिक व्यू है, वो हमें आर्टिकलशिप में मिल जाता है। हमें सब पता रहता है कि एफआर में क्या है, एसएफएम क्या है, लॉ क्या है, ऑडिट क्या है, डीटी आईडीटी हमारा जो ओपन बुक है, हम अपने आर्टिकलशिप में कोर्स से बिल्कुल इंट्रोड्यूस रहते हैं, हमें सब आइडिया है। देन जब आप छुट्टी पे आ रहे हो, आपको लीव मिली है, आई एम अज्यूमिंग कि 4-5 मंथ्स की लीव सबको मिलती है। सो इन दैट टाइम फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास कि आपको अगले जो भी आपके पास टाइम है, रिस्पेक्टिव कितना टाइम है दैट डजंट मैटर, बट जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप क्या करने वाले हैं, उसको कैसे प्लान करेंगे। सो फर्स्ट जो एक मैंने देखा है कि हम लोग सब्जेक्ट में डाइव हो जाते हैं, उसको शुरू करते हैं, उसमें पढ़ते हैं उसको डीपली, बट हम जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम एट द एंड ऑफ जब हम सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं फिर हम जाके उठाते हैं। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, पहले मॉक टेस्ट पेपर्स देखिए कि आखिर एग्जाम आ कैसे रहा है, आखिर पैटर्न क्या है, आईसीए पूछना क्या चाहता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हम पढ़ते जाते हैं, एक डायरेक्शन लेस होकर हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट मैं चाहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पेपर उठाइए, पहले देखिए। अगर आपका एक दिन जाता है वो करने में, तो वो जो एक दिन है वो वर्थ है उसकी। उसके बाद आप मैं नहीं बोल रहा कि आप ट्रेंड बना लीजिए कि अगर कंसोलिडेशन में से एफआर का क्वेश्चन आता ही है तो हर बार कंसोलिडेशन में से एक फर्स्ट कंपलसरी आएगा। बट यस, मई 18 के बाद से जितने भी अटेम्प्ट हुए, कंसोलिडेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आता ही है एफआर में। सो इट्स अ ट्रेंड। तो जब आप वो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो फर्स्ट बोलूँ, मेरा जो पॉइंट है कि पहले आप प्लान करिए आप क्या पढ़ेंगे, और दूसरा कि आप उस पहले क्वेश्चंस उठा के देखिए कि ऐसे ही पूछता कैसे, उसके बाद आप वो अप्रोच लेकर कोर्स अगर पढ़ेंगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप एक टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके पास एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखिए, आईसीआई कैसे पूछ रहा है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली प्लान करिए उसको। और प्लस अगर आप लोग बहुत ग्रुप दे रहे हैं, सो ऐसा रहता है हम लोग एक ग्रुप पढ़ते हैं, हमारा टाइम तो पढ़ने में, हम सेकंड ग्रुप पढ़ ही नहीं पाते, फिर हम एक ग्रुप छोड़ देते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, इट्स बहुत अच्छी बात है, बट आप दोनों के एक एक सब्जेक्ट को साथ में पढ़ते रहें, ताकि कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं एक ग्रुप छोड़ दूं, एक ग्रुप ना छोड़ूं। सो मैं ये कहूँगा कि आप एक पूरी प्लानिंग से चलिए, अपना ट्रेंड देखते चलिए, और अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और हार्डवर्क करिए कंसिस्टेंटली कि आप उसके लिए जा पाए। क्या कहना? राइट, ओके ओके। सो आफ्टर प्लानिंग, जो एक बच्चों का सेकंड क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत बार मुझे सोशल मीडिया से पूछा गया कि जो स्टडी मटेरियल रहता है उसको हम लोग कैसा चूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बार बोला जाता है कि जो भी मॉड्यूल्स है इंस्टीट्यूट के वही रेफर करने चाहिए। फिर कुछ ऑथर्स भी रहते हैं, उनकी अपनी बुक रहती है, तो उसमें बहुत सारे डिटेल और एक्सप्लेनेशन में दिया गया रहता है। तो कौन से मटेरियल्स को प्रेफरेंस देना चाहिए और विच मटेरियल्स यू विल सजेस्ट फॉर सीए फाइनल। ओके, सो ये एक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन केदार। ये एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि मटेरियल कौन सा यूज करें, बट येट इसका एक ही आंसर है, सालों से इसका एक ही आंसर है, दैट इज कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल। नाउ व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे एफआर का पेपर है, एसएफएम, एफआर और एसएफएम है, इसमें क्वेश्चन तो आप कहीं से भी करो सेम है, बट आईसीआई हैव टेकन अ डिफरेंट स्टैंड्स ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस, उनके अजम्पशंस, उनका क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न वो एफआर और एसएफएम में अलग है। बट अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको वही करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई अलग मेथड यूज कर रहे हैं, बट आपका आंसर सेम है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलते।
मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा कि उसमें किसकी गलती है, चेकिंग कैसे हो रही, बट यस जिस बंदे ने या जिस स्टूडेंट ने आईसीआई के मेथड को फॉलो किया है, आईसीआई के मटेरियल को फॉलो किया है, वो उसी तरीके से आंसर लिख के आएगा। सो उसको उस तरीके से ही मार्क्स मिलेंगे। सो मैं यही बोलूंगा कि आप स्टडी मटेरियल को ही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखें। लेकिन इसमें एक और इशू है, 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दैट इज लॉ, डीटी एंड आईडीटी। देखिए आईसीआई का अपना स्टैंड है, एफआर और एसएफएम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनमें उनका अपना स्टैंड है, हमको वो स्टैंड फॉलो करना पड़ेगा। सो वो स्टैंड तभी हम फॉलो कर पाएंगे जब हम स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। यट जो लॉ है, लॉ इज लॉ, लॉ इज यूनिवर्सल। आईसीआई ने लॉ नहीं आया, आईसीआई ने एफएम मॉड्यूल, एफआर का मॉड्यूल बनाया, एसएफएम के कॉन्सेप्ट्स भले ही वो लेके आए, लेकिन आईसीआई ने लॉ नहीं बनाया। लॉ इज यूनिवर्सल ऑल ओवर द कंट्री। सो अगर आप जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप वो कहीं से भी करेंगे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि लॉ में वैसे भी आपसे लॉ पूछा जाएगा, आपसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप डीटी, आईडीटी और अपना जो है लॉ का कहीं से भी पढ़ें, इकोनॉमिक लॉ, आप उससे कोई मैटर नहीं करता। येट आप इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, बाय मीनिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल से नहीं है, मेरा मतलब यह है उनके मॉक टेस्ट पेपर, उनके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, उनकी आरटीपीस, सब कुछ। तो आपको वो सब फॉलो करना है। बट हाँ, अगर आप बोलते हैं कि मैं फॉलो क्या करूं, तो आई वुड से कि जो भी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट है, आप उसमें कोई भी मटेरियल फॉलो करिए। यट आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पूरी रिस्पेक्ट देनी है, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ जो एमसीक्यूज आ गए, उसकी वजह से आईसीआई के स्टडी मटेरियल की इंपॉर्टेंस हमेशा ऐसी थी और अब तो और ज्यादा हो गई। सो मेरा इसमें एक ही आंसर है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल। बट अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो आप लॉ के सब्जेक्ट्स कहीं से भी पढ़िए, दैट डजंट मैटर। यस केदार। तीसरा सवाल ये है बच्चों का कि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जो थेरी पेपर्स रहते हैं, जैसे कि ऑडिट होता है या फिर लॉ होता है, भी सीए इज अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम, तो उसमें हम लोग बीकॉम की तरह कुछ मन से आंसर नहीं लिख पाते, लेकिन सिलेबस ही इतना वास्ट है कि सारे के सारे जो भी थॉट्स है वो पूरे के पूरे बाय हार्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे चीज में ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसको कैसा प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी ओल्ड सिलेबस में तो एक इसका भी सब्जेक्ट था और ऑडिट, ये तो बहुत टाइम से करियर स्पॉइलर रहा है, उसके वजह से बहुत बच्चों को अटेम्प्ट्स लगाए, तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसा करें? ओके, सो पहली बात की जहाँ थ्योरी की बात आती है, तो आई वुड से कि आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है, बट स्टडी मटेरियल आपने देखा होगा, स्टडी मटेरियल में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं। सो अगर मैं पर्टिकुलरली ऑडिट की बात करूं, तो कोई भी AIR 1 हो या कोई भी हो, या कोई ऑडिट की इवन फैकल्टी हो, कोई पूरा याद नहीं करके कर सकता। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक पॉइंट्स। क्या है कि आप कोई भी मटेरियल ले लो, किसी भी ऑथर का ले लो, आईसीआई का मटेरियल ले लो, सब कुछ पैराग्राफ्स में लिखा है, बट आपको उसके अगर आप पॉइंट्स बना लेते हैं, अगर आप एक एक बिल्कुल पॉइंट्स बना के करेंगे याद, तो इट वुड बी इजी फॉर यू कि आप उस चीज को ज्यादा देर तक याद कर पाए। बट डेट मैं ये बोलूंगा कि सीए ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है कि आपको सब याद करना है। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पर ही फोकस देना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद कुछ चीजें हो सकती है जो आपको याद करनी पड़े, तो उसको याद करने के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप उसमें पॉइंट्स बनाइए, ज्यादा देर एक पैराग्राफ बनाइए। क्योंकि जब आप कोई चीज याद करने जाते हैं ना, तो आप एक फालतू का प्रेशर बनाते हैं अपने दिमाग पे कि आपको ये याद करना है, आपको ये याद करना है। सो वो जो प्रेशर क्रिएट होगा ना, वो आपने जो पढ़ा है वो भी आपको जैसे याद नहीं रख पाएंगे आप। तो आई वुड से कि आप पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाने के बाद उसको समराइज करिए, अपने समरी नोट्स बनाइए, जिससे कि वो जो मेन पॉइंट्स हैं या जो कीवर्ड्स हैं वो आप हाईलाइट करके आ सकें एग्जाम में। मैं यही बोलूंगा। उसके बाद एक और चीज आती है कि जैसे लॉ का सब्जेक्ट हो गया, डीटी और आईडीटी हो गया, ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, दे आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स ओनली। बस आपको लॉ समझना है उसमें और उसको आपको सॉल्व करना है। बट येट कि जो लॉ का फिर भी लोग बोल रहे हैं पेपर 4 कि वो अगर थ्योरी है, तो आप उसमें देखिए, पहली बात ये कि आप पहले उसमें भी कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आपको याद नहीं करना पड़े। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि केस लॉस का क्या करें। सो मैं कहूंगा कि आप केस लॉस को करिए, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। सी ऐसा कोर्स है कि आपको छोड़ के नहीं सकते, यू कांट अफोर्ड कि आप एक भी नंबर लूज करें बिकॉज कि आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है। ओके, सो आपको छोड़ना नहीं है, बट येट आपको एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना है कि जहां से आपको लगे कि मुझे पूरा आता है, और फिर आप जो सेक्शंस हैं आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यस, सेक्शंस कोड करना ना करना ये आपके ऊपर है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर आपने सही किया तो यू कांट से कि आपने सही सेक्शन लिखा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, बट यू कैन डेफिनेटली से कि अगर आपने गलत सेक्शन लिखा तो आपके नंबर जरूर आएंगे। सो आप उस चीज को ध्यान से बिल्कुल रखिए, उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए, बट पहले आप पॉइंट्स बनाइए, समराइज करिए, कीवर्ड्स बनाइए। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऑप्शन है थ्योरी सब्जेक्ट्स को स्कोर
मार्क्स स्कोर करने का, क्योंकि yet they are spoilers but they can gain you marks too अगर आप उसमें एक स्ट्रेटेजी बना के चलें, पॉइंट्स बनाए, अपने नोट्स बनाए और कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आए एग्जाम्स में. Okay. So that was my point of view on theory, how to prepare theory. राइट. अभी थियरी का जो प्रिपरेशन रहता है वैसे ही स्टूडेंट अपने आप में एक ऐसा भी चीज बना लेती कि एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट है. मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स तो मेरे से नहीं हो पाएगा. पर सीए में तो सब सब्जेक्ट्स आप लोग को मतलब सब सब्जेक्ट्स का स्टडी भी करना पड़ता है, और सब सब्जेक्ट्स में अगर आप जो मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स है नंबर से उतने लेके आओगे तभी आप क्लियर आउट हो सकते हो. तो अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता. तो ये सब डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट रहता है उसमें इंटरेस्ट कैसा क्रिएट करे, अगर ये बता पाओ तो. ओके, देखो पहली बात तो ये कि what is difficult I can't define. For someone income tax is difficult, for someone FR is difficult, for someone FR बहुत आसान है, FR में मेरी exemption आ जाएगी. So the definition of difficult is personalized. मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है और क्या इजी है, बट येट ऐसा रहता है कि सब सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर नहीं है. बट सीए इज अ कोर्स वेयर आपको 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं. यू कांट से कि डिफिकल्ट है कोई सब्जेक्ट तो उस पर कम मेहनत करूंगा. इवन जो डिफिकल्ट है आपको उस पर ज़्यादा ही मेहनत करनी चाहिए. प्लस अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप बिल्कुल उसकी कोचिंग करिए. आप अगर सेल्फ स्टडी आपको नहीं हो पा रही है उससे तो आप उसकी क्लास करिए, किसी भी फैकल्टी से करिए, अपना कॉन्सेप्ट बनाइए. प्लस उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हुए उसका एक एनालिसिस करिए कि आखिर इस सब्जेक्ट में एग्जामिनर की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, कि अगर वो मुझसे क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में. देन उसके बाद आईसीआई रिलीज करता है कि एग्जामिनर के कमेंट्स, एक एक क्वेश्चन पे एग्जामिनर अपने कमेंट्स देता है कि इस क्वेश्चन में उसके क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो कमेंट देता है कि बच्चों ने जो किया आखिर उस पर उसका एक ओवरऑल व्यू देता है. आप उस पर जाके पढ़िए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए. बट येट आपको उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. प्लस अपने आप को आपको मेजर करना पड़ेगा टाइम पर कि मेरी क्या ग्रोथ है इस टाइम पीरियड में 4 to 5 मंथ्स में. जब आपने पहली बार कोर्स को पढ़ा आप फिर एक टेस्ट दीजिए अपना, फिर जब आपने दूसरी बार पढ़ा आप फिर एक टेस्ट दीजिए. उससे क्या होगा कि आप जब पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आप 10 दिन लगा रहे हैं, दूसरी बार आप 4 दिन लगा रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको एग्जाम के बीच में उस सब्जेक्ट को डेढ़ या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन की एक सब्जेक्ट में छुट्टी मिलेगी. तो आपके पास 1.5 दिन ही है आपको उसमें उसको रिवाइज करना है. जो सब्जेक्ट को पढ़ने में आप 10-10 दिन लगा देते थे आप उसको 1.5 दिन में पढ़ रहे हैं. और येट इसमें आपका एक वो सब्जेक्ट है जो डिफिकल्ट है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है. आई वुड नॉट से कि उसको एक्स्ट्रा ध्यान दो, बाकी सबको ध्यान मत दो, बट येट इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. हमें कुछ चीजें जल्दी समझ में आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं समझ में, या कुछ चीजें बहुत ज्यादा टाइम लगती हैं. सो मैं यही बोलूंगा कि आप एक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग से अपना पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करिए और डेली बेसिस पे सिर्फ उस सब्जेक्ट का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का. अगर आपने आज एक लॉ में आपने डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा है, आप उसमें कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं, आप सेक्शन 202 पढ़ रहे हैं, या आप कोई भी एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, सो आप पर्टिकुलर उस सेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये अज्यूम करके रात को बैठ के जब भी आप दिन खत्म करें लिखिए, ये अज्यूम करके कि आप एग्जाम में बैठे. सो उससे एक आपका एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा. और आखिरी में मॉक टेस्ट सीरीज भी आती हैं, आप वो भी दीजिए. बट येट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अलग से फोकस करें, उसको लिखने पे ध्यान दें और एक्सपेक्टेशन समझें कि अगर आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और उसके बेसिस पर ही उसकी स्ट्रेटेजी बना के उसको पढ़ें और उसके अलग से नोट्स बना के रखें आपके पास. दैट वुड डेफिनेटली बेनिफिट यू. और मैं यही बोलूंगा आखिर में कि कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ आसान नहीं है. 8 सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल हैं, आपको सब पे फोकस करना है. बट अगर आपको कोई एक डिफिकल्ट लगता है, so it's your definition of difficult. I can't say anything more in that, but you have to take extra care. उसके अलग से नोट्स बनाइए और स्ट्रेटेजी बना के उसको खत्म करिए. क्या कह रहा है? राइट. तो अभी आते हैं हमारे लास्ट सवाल की ओर, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है लेकिन ये इम्पोर्टेंट. तो सीए के कोर्स में ऐसा है कि सिर्फ 3 ही एग्जाम रहती है वैसे देखा जाए तो, जो एक फाउंडेशन लेवल पे, फिर एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल लेवल पे. येट लेकिन उसका पास आउट होना मुश्किल रहता है. तो उसके ऊपर ये सवाल है कि अगर हमको प्रिपरेशन करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज है वो अपना क्या इंपॉर्टेंस रखती है. मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहिए स्टूडेंट्स ने, क्या करना चाहिए, क्या फिर वो टाइम यूज करके वो फोकस उल्टा रिवीजन के लिए डिवोट करना चाहिए. यूजफुल है टेस्ट सीरीज या नहीं? व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके, सो
अगर मैं एक लाइन में समराइज करना तो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज, सो इट इज जस्ट कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं और आपके 400 नंबर आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट दोगे तो 430 आएंगे. Yet a difference of 30 to 35 and 40-50 marks on a performance is of mock test series. बिल्कुल ड्रास्टिक नंबर से आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है मॉक टेस्ट. मैं बताता हूँ कैसे. मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हम आर्टिकलशिप में करते हैं, हमें लिखने की आदत नहीं है आर्टिकलशिप के टाइम में. उसके बाद हम कोचिंग करते हैं, कोचिंग में नोट्स बनाते हैं, यट हमारे पास हम अपने इन 3-4 सालों में हम ऐसे एटमॉस्फेयर में होते ही नहीं है कभी जब हम ये अज्यूम करें कि भाई मैं एग्जाम दे रहा हूँ. अब मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे तभी आती है क्योंकि हम सब कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हमें सेक्शन पता है, हमें आंसर पता है, इवन हमें क्वेश्चन दिख जाए तो हमें उसको सॉल्व किए बिना उसका आंसर पता है कि भाई इसका आंसर तो ये होगा. बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ FRSF में, आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, आपको उसका आंसर पता है, आपको कैसे सॉल्व करना वो पता है, बट यट जब आप उसको सॉल्व करने लगोगे, 3 घंटे बैठोगे, तो आप 3 घंटे में उसको कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको लिखने की आदत ही नहीं. सो आई वुड से मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस मैं ये बोलूंगा, इनॉर्मस इंपॉर्टेंस. जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप 390 पे हो रहे हो, आप फेल हो रहे हो, तो आप इस पे 30 मार्क्स जोड़ लो, 420 हो गए. फेल से आपको पास करवा सकता है. अगर आप 450 आ रहे हैं, 480-90 करवा सकता है. अगर आप एक नॉन रैंक की कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको सीधा रैंक की कैटेगरी में जाके बिठा सकते हैं. आपके मॉक टेस्ट के जो एडिशनल आपको मार्क्स मिलेंगे. बट यार इसमें एक और डिबेट है कि ICI 2 मॉक टेस्ट सीरीज करवाता है और आखिरी में आके मुझे पता है कि सब लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि जो याद है वो भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को याद है कि नहीं है. और मॉक टेस्ट में अगर आप गए और आपने वो मॉक टेस्ट दिया और गलती से आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, तो वो ऐसा टाइम आ जाता है कि आपके पास टाइम भी नहीं होता अपनी गलती को सुधारने का. तो यहाँ पे एक गलती है. मेरे हिसाब से एक मॉक टेस्ट सीरीज इज सफिशिएंट आपको तैयार कराने के लिए, आपको पेपर में एक्सपीरियंस कराने के लिए और आपको आपकी इमेज दिखाने के लिए मिरर में कि आप जो 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हो, आप कितना पानी में हो और कितना पानी के ऊपर हो, आपको दिखाने के लिए काफी है. लेकिन मैं एक और बात बोलूंगा कि आप मॉक टेस्ट सीरीज को मॉक टेस्ट ऐसा मत दो कि जब ICI मॉक टेस्ट निकालेगा मैं जब दूंगा. आप डेली एक आंसर लिखो, डेली एक आंसर सॉल्व करो, डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली ऑडिट का एक आंसर लिखो. जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, ऑडिट पढ़ रहे हो, ऑडिट का आंसर लिखो. FR कर रहे हो, FR का एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करो जो आपने आज किया है. तो आपको आखिरी में हो सकता है मॉक टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े. यट मैं बोलूंगा मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, लेकिन आखिर मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? आपको लिखाने की आदत दिखाना ना. आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको लॉ पता है, आपको आंसर भी पता है इवन क्वेश्चन का जो आने वाला है पहले से, बट आपको लिखना कैसे, आपको वही आदत को डेवलप कराने के लिए मॉक टेस्ट है. तो अगर आप उसको शुरू से कर रहे हो तो मैं तो बोलूंगा मॉक टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं. लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग शुरू से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट दो. लेकिन मैं एक रियलिटी बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 4-5 महीने की छुट्टी मिलती है. उसमें आप पढ़ोगे भी, उसमें रिवीजन भी करना है, उसमें मॉक टेस्ट भी देना है. मॉक टेस्ट में जो गलतियां आएंगी, गलतियों को सुधारना भी है. तो मेरे हिसाब से एक मॉक टेस्ट से ज्यादा आप दे ही नहीं पाओगे. अगर आप एक से ज्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हो, इट्स वेरी गुड, बट येट अगर आप एक भी दे रहे हो तो इट इज वेरी, आप मतलब अच्छी पोजीशन पे. अगर आप मॉक टेस्ट दे भी पा रहे हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में. प्लस इसमें एक और बात मैं बताता हूँ, मॉक टेस्ट देना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आपने कितनी बार रिवीजन करके रखा है. क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और वही कॉन्फिडेंस आपको मॉक टेस्ट में काम आएगा, इवन एग्जाम्स में काम आएगा. सो मैं सब लोगों का ही रहता है यार, आखिर कितनी बार रिवीजन कितनी बार करूं मैं, हाउ मेनी टाइम्स द रिवीजन इज सफिशिएंट. मेरे हिसाब से 2 बार सफिशिएंट है. उससे ज्यादा जो बोल रहा है ना उसने रिवीजन किया है, तो या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है. मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोई CA के इतने वास्ट कोर्स का रिवीजन 2 बार से ज्यादा में 4-5 महीने की छुट्टी में कर रहा है. तो या तो वो डमी लेके बैठा है, उसने 3 साल पढ़ाई करी है, तो वो तो 40 बार भी रिवीजन करके आएगा. नंबर उसके भी आपसे 10-20 ऊपर या नीचे ही आएंगे. तो मैं ये विश्वास नहीं करूंगा उस पर कि आप 2 मॉक टेस्ट दो, 6 बार रिवीजन करके जाओ. जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे उतनी बार ज्यादा भी आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा. मेरे हिसाब से रिवीजन आपको करना है 2 बार आपका रिवीजन बहुत अच्छी पोजीशन, उसके बाद हो रहा है तो आप और अच्छी पोजीशन में. मैं यहाँ पे एक नॉर्मल CA स्टूडेंट की बात कर अज्यूम लेके कर रहा हूँ, जिसने आर्टिकलशिप तगड़ी करी है, जिसको 5-6 महीने की छुट्टी मिली है, उस 5-6 महीने में उसने अपनी जान लगाई है. वो बंदा 2-3 बार से ज्यादा रिवीजन नहीं कर सकता. इससे ऊपर उसको कोई कर ही नहीं सकता. और जो कर रहा है, मैं नहीं समझ सकता कि वो कैसे कर रहा है इतना रिवीजन. या तो उसने 50% ही छोड़ दिया होगा, उसने पूरा कोर्स कवर ही नहीं किया होगा. सो आपको वो गलती नहीं करनी, रिवीजन करना है, लेकिन कोर्स एक बार पूरा कंप्लीट करो. एक सब्जेक्ट 10 दिन में पढ़ा, फिर उसको 5 दिन में लाओ, फिर उसको 3 दिन में लाओ, और आफ्टर ऑल आपको 1.5 दिन में उसको खत्म करके एग्जाम देना. सो जितनी बार रिवीजन करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपके मॉक टेस्ट में आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड होगा. तो मैं ये बोलूंगा एक मॉक टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, 2 बार रिवीजन सफिशिएंट है. उसके ऊपर सब कुछ आपके हाथ में भी नहीं है.
आईसीए आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। सो वहां पर आपको क्या काम आएगा, वहां पे आपको आपके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, प्लस आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा। इसके अलावा आपको कुछ और काम नहीं आने वाला। वहां पे आपने कितने रिवीजन किए हैं, कितने मॉक टेस्ट दिए, आपकी एक लिखने की जो फ्लुएंसी है, वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। बट येट आप कभी भी सरप्राइज हो सकते हो। सो मैं ये बोलूंगा कि मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल दो। आपके मार्क्स में शॉर्ट में बोलूँ 30 से 50 मार्क्स का एनहेंसमेंट मॉक टेस्ट सीरीज अपने आप कर देगी। तो ये मेरा इंसाइट है मॉक टेस्ट पे। या केदार है कोई और क्वेश्चन? बस वैसे तो 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, पर फिर भी मैंने मोस्ट जो रिलेवेंट क्वेश्चंस थे और जो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करते थे उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड इनसाइट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीए एग्जामिनेशन। अगर इसके अलावा भी किसी को और क्वेश्चंस है तो हमने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जयेश ज्ञानी इनकी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनकी लिंक दी गई हुई है, तो आप उन्हें जाके कनेक्ट कीजिए और उन्हें जाके सवाल पूछे अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो। और आपको प्रॉपरली गाइडेंस करेंगे उसके ऊपर, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। सो थैंक यू सो मच जयेश ज्ञानी और आपने आपका समय दिया। थैंक यू केदार भाई वंस अगेन। श्योर केदार भाई, थैंक यू केदार भाई, थैंक यू, बाय।